हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं शायद रावत आज आपके लिए फाउंडेशन जेई नीट या एनटीएससी स्टेज 1 स्टेज 2 में लेके आए एक नया कंसेप्ट जिसमें हम आप देख रहे हैं क्या पढ़ने वाले हैं। जब स्टोचियोमेट्री एंड कंसंट्रेशन टर्म्स इन्वॉल्व इन सोल्यूशन, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। देखो व्हाट एक्चुअली द स्टोचियोमेट्री इज। जब भी हम लैब में काम करते हैं तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि किसी रिएक्शन में कितना रिएक्टेंट बनेगा, कितना रिएक्टेंट कंज्यूम होगा, कितना प्रोडक्ट बनेगा, या इतना प्रोडक्ट बनाना है तो हमें कितना रिएक्टेंट को लेना होगा। our basic requirement, how much of the reactant will be formed from the specific amount of reactant। एक रिएक्शन में एक अमाउंट रिएक्टेंट का लेके हम कितना प्रोडक्ट को बना सकते हैं, या इतने प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें कितना रिएक्टेंट लगेगा। दो क्वेश्चन हमारे दिमाग में हमेशा बने रहते हैं। तो इस कैलकुलेशन को, इस चीज को इंटरप्रेट करने के लिए एक वर्ड आया स्टोचियोमेट्री। स्टोचियो मींस होता है एलिमेंट। इन ग्रीक लैंग्वेज स्टोचियो मींस एलिमेंट। जो ग्रीक लैंग्वेज में स्टोचियो वर्ड का मतलब होता है एलिमेंट, स्टोचियोन मींस एलिमेंट एंड मैट्रिन मींस मेसर। तो एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन से कितना एलिमेंट या अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल बी फॉर्म is named as a stoichiometry. So calculation based on chemical reaction is referred as stoichiometry. अब अगर किसी केमिकल रिएक्शन से कितना अमाउंट रिएक्टेंट का बनेगा, कितना अमाउंट प्रोडक्ट का बनेगा, कितना कंज्यूम होगा, कितना बचेगा, ये सब तुमको कैलकुलेट करने के लिए हम उस कैलकुलेशन को क्या बोल देंगे, स्टोइचियोमेट्री। तो इसके लिए तुम्हें केमिकल इक्वेशन चाहिए। देखो व्हाट डज अ केमिकल इक्वेशन, पहले थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर मैं तुम्हें न्यूमेरिकल कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। व्हाट डज अ केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट। तो जब तुम एक रिएक्शन लिखते हो, सपोज यू राइट द रिएक्शन है, तुमने यहाँ पे कहीं एक रिएक्शन को लिखा हुआ है। एक मैं अपना पेन ढूंढ लूं, कहाँ गया है। जस्ट वेट। देखो जब तुम, मेरा पेन मिल गया राइट लिखने के लिए, अब मैं तुमको दिखाता हूँ। देखो chemical change in terms of symbol and formula of element. Suppose I write here the two hydrogen atom combined to form H2। अब अगर मैंने एक रिएक्शन में लिखा है कि दो एटम एक दूसरे से कंबाइन करके H2 को बनाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, उनका फॉर्मूला हुआ H plus H and will give you H2। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जितने एटम होंगे, राइट हैंड साइड पे भी उतने ही एटम आने चाहिए। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी फॉलो करेगा, और सेम नंबर ऑफ एटम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। सपोज आई राइट हियर C plus O2, that will give you CO2। So when carbon is burnt या reacts with oxygen, it forms CO2। कार्बन when reacts with oxygen, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन तुमने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर जो तुमने एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन लिखा है, this is known as chemical reaction। It should be balanced। देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जितने भी एलिमेंट है वो बैलेंस होने चाहिए। So when I write the reaction as carbon 2 carbon plus 1 O2, then it will give you CO। So carbon when reacts with oxygen may form कार्बन डाइऑक्साइड और may form कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड जैसे दो प्रोडक्ट को बना लेता है। इसी तरह से तुम कोई और रिएक्शन को देखोगे, तुम्हें रिएक्शन बैलेंस करना आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के कंपोनेंट होने चाहिए। अब अगर देखो यहां पर मैंने लिखा H2 plus Cl2 will give HCl। अब जितने एलिमेंट एटम लेफ्ट हैंड साइड में उतने के राइट हैंड साइड में, जितने भी, तो लेफ्ट हैंड साइड पे तुम्हारे दो एटम है हाइड्रोजन और क्लोरीन, दे आर इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म। अब जितने एटम है उतने राइट हैंड साइड पे होना चाहिए। तो इससे बैलेंस करने के लिए सिंपली यू राइट हियर
2HCl. तो when H2 plus Cl2, when H2 plus Cl2 react, it form HCl. जब H2 और Cl2 आपस में रिएक्ट करेंगे, जब H2 एंड Cl2 आपस में रिएक्ट करेंगे, they form HCl. तो रिएक्शन शुड बी बैलेंस विद स्मॉल होल नंबर. तुम इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 2H2 plus 2Cl2 will give 4HCl. अब ये भी एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है. देखो लास्ट टू रिएक्शन जो तुम अपनी स्क्रीन पे लास्ट टू रिएक्शन लिख रहे हैं, ये सब बैलेंस्ड हैं. तुम्हारी स्क्रीन पे जो तुम्हें लास्ट टू रिएक्शंस दिख रहे हैं, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म HCl, हाई कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म दिस, ये बैलेंस रिएक्शन है. अच्छा, अब मुझे इस रिएक्शन को बैलेंस करके दो. आई एम गिविंग यू अ रिएक्शन, आई राइट इट एज N2 plus H2 will give you NH3. अभी बिल्कुल छोटे रिएक्शन ले रहे हैं तो कोई ऐसे स्पेसिफिक रूल नहीं है. अभी अगर हम छोटे रिएक्शन ले रहे हैं तो इसमें कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, कोई हम कंसेप्ट को यूज नहीं कर रहे. हमें अभी सिर्फ ध्यान रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के एटम एक रिएक्शन में बैलेंस होना चाहिए. अब बताओ, ये जो सबसे लास्ट में रिएक्शन लिखा है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, राइट हैंड साइड पे भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया के फॉर्म में है. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, तो नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया. अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना है. अब देखो लेफ्ट हैंड साइड पे नाइट्रोजन के कितने एटम है? 2 एटम है, जबकि राइट हैंड साइड पे नाइट्रोजन का भी एक ही एटम है. इधर पर हाइड्रोजन के 2 एटम है, जबकि इधर पर हाइड्रोजन के 3 एटम है. अब इसे बैलेंस करने के लिए तुम क्या करो, देखो यूज हिट एंड ट्रायल मेथड. यू राइट हियर 2, तुमने इस अमोनिया के आगे 2 लगाया तो तुम्हारा नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया. देखो जैसे ही तुमने अमोनिया के आगे 2 लिखा, योर नाइट्रोजन इज बैलेंस्ड. अब हाइड्रोजन के एटम काउंट करो. हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम बीइंग प्रेजेंट? इस साइड पे हाइड्रोजन के एटम हो गए 2 into 3 विल बी 6. 2 into 3 विल बी 6. तो अब यहां पर तुमने लगा दिया 3. तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज 6, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑन राइट हैंड साइड इज 6, बट दे आर इन डिफरेंट कंपाउंड. एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ अमोनिया है. तो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन व्हेन कंबाइंड इन द रेशियो ऑफ 1:3, they form a ratio 1:3:2. what is the combining ratio? नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का कंबाइनिंग रेशियो है 1:3. प्रोडेट का रेशियो है 2, 1:3:2. नाइट्रोजन हाइड्रोजन combine in the ratio of 1:3 and the ratio of ammonia formed in the reaction is 2. अब ये रिएक्शन तुम्हारा बैलेंस है. अगर मैं एक और रिएक्शन तुमको देता हूं जो तुमको बैलेंस करना है, तो इससे बैलेंस करके बताओ मुझे क्या, व्हाट आर द कोएफिशिएंट ऑफ reactant and product in this balanced reaction? SO2 O2 will give you SO3. please write the coefficient. पेन कॉपी यूज करो. इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे A है, इसका B है, इसका यहाँ पे C है. find the value of A, B, C by hit and trial method. find the value of A, B, C by hit and trial method in this reaction. निकालिए. Please write, calculate the value of A, B, C in this reaction. पेपर लो, उस पे लिख के देखो. मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को? हेलो. yes, हाँ, तो मुझे एबीसी की वैल्यू बताओ. यस, एबीसी की वैल्यू बताओ हिट एंड ट्रायल से. अभी मैं कोई स्पेसिफिक मेथड ऑफ बैलेंसिंग नहीं सिखा रहा. अब देखो तुमको यहाँ पे रिएक्शन को लिखना है, तो तुम एक रफ में रिएक्शन लिखो. देखो जब भी तुम जाओगे SO2 O2 SO3, ये तुमने रिएक्शन को रफ में लिखा. अब काउंट करो. लेफ्ट हैंड साइड पे टोटल ऑक्सीजन के 4 एटम है और सल्फर का 1 एटम. सल्फर का 1 एटम है. अब अगर तुम इसे हिट एंड ट्रायल यहां पर 2 लिख दो, तो सल्फर के एटम कितने हो गए हैं? राइट हैंड साइड पे 2 और लेफ्ट हैंड साइड पे 1. तुम सल्फर वाले के आगे लिखोगे 2,
अब ऑक्सीजन के एटम काउंट करो। नाउ लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन एटम विल बी 6, 2 into 2 4, 2 into 2 4, 4 into 2 6, 4 into 2 into 2 4, 4 plus 2 6। अब इस साइड पे प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन के एटम कितने 6। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड एटम बैलेंस है, तो रिएक्शन बैलेंस हो गया है। तो तुम्हें एक चीज ध्यान रखना, इट कंटेन एनी रिएक्शन कंटेन इक्वल नंबर ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। दोनों तरफ एक इक्वेशन में दोनों तरफ एटम्स किसी भी एलिमेंट के बराबर होंगे। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। तो हर रिएक्शन जो है वो पीओएसी को फॉलो करेगा। यहाँ रेडियो एक्टिव रिएक्शंस की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस की। यहाँ पे केमिकल इक्वेशन ही हेडिंग है। तो किसी भी रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड पे जो एटम होंगे वही एटम तुम्हारे राइट हैंड साइड पे होंगे, जितने होंगे उतने ही राइट हैंड साइड। तो दे फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन, दे फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दोनों साइड के चार्जेस बैलेंस हो। तो अभी जो तुमने रिएक्शन लिखे दे आर नॉन आयोनिक, तो चार्जेस आर बैलेंस। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट शुड बी इंक्लूडेड। अब देखो तुम रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट को ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हो। कार्बन जो है वो सॉलिड है, ऑक्सीजन जो है वो गैस है, और CO2 है वो गैस। एक बैलेंस रिएक्शन में तुम पहले एटम को बैलेंस करते हो, फिर तुम चार्ज को बैलेंस करते हो। देन यू मे राइट द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन द ब्रैकेट। देन यू राइट द फिजिकल। देखो ये कार्बन सॉलिड, ये ऑक्सीजन गैसियस, कार्बन मोनोऑक्साइड इज गैस। तो when hydrogen gas, here I write hydrogen gas, chlorine gas, HCl. So in a balanced chemical reaction, first you balance the atom present on left hand side with right hand side. तो अभी जब तुम 9th 10th में से पढ़ते हो तो लोअर लेवल पे कोई ऐसे स्पेसिफिक मेथड नहीं, हमसे वेट एंड ट्रायल मेथड से ही रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। देन तुम्हें फिजिकल स्टेट दी होगी। अगर एक रिएक्शन में फिजिकल स्टेट दी होगी, अब जो तुमने यहाँ पे एक रिएक्शन लिखा, तो अब देखो ये वाला जो तुमने रिएक्शन लिखा मैंने दिया था कि इसके कोएफिशिएंट को तुम्हें निकालना है। तो अब जब तुमने बैलेंस किया तो ए की वैल्यू आ गई 2, बी की वैल्यू आ गई 1, सी की वैल्यू आ गई 2। योर बैलेंस केमिकल रिएक्शन इज SO2 plus O2, 2SO2 plus O2 will give you SO3। अब ये जो बैलेंस रिएक्शन है ये क्या बताएगा, रिलेटिव मोलर रेशियो। देखो अब तुमको ये जो कोएफिशिएंट है, जो तुम्हारे कोएफिशिएंट है, ये क्या बताएंगे, कोएफिशिएंट गिव्स। ये जो कोएफिशिएंट आए हैं, जो नंबर तुम आगे लिखते हो, इन्हें तुम स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हो। मतलब एलिमेंट के कोएफिशिएंट है या ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट के कोएफिशिएंट। दिस गिव रिलेटिव मोलर रेशियो, रिलेटिव molar ratio of each reactant, relative molar ratio of each reactant। ये प्रत्येक रिएक्टेंट का तुमको मोलर रेशियो देगा। दिस विल गिव यू अ मोलर रेशियो ऑफ ईच रिएक्टेंट, जितने भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है, ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब एक रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, तो अगर तुम अपने सामने लिखी हुई रिएक्शन को देखो, ये लिखा है 2, इसका कोएफिशिएंट 1 जब कुछ नहीं लिखा, और यहाँ पे 2, इसका मतलब हुआ when 2 mole of SO2 combined with 1 mole of oxygen then 2 mole of SO3 is formed। जब तुम एक रिएक्शन को बैलेंस फॉर्म में लिखते हो तो इससे तुम्हें पता लगता है, जैसे तुमने यहाँ लिखा 2SO2 plus O2 will give you 2SO3। So this shows that when SO2, 2 mole of SO2 combined with 2 mole of SO2 combined with 1 mole of O2, you will get 2 mole of SO3। अब अगर तुमने इसी तरह से यहां पर देखो ऐसा लिख दिया N2 plus 3H2 will give you 2NH3। इसका मतलब हुआ जब नाइट्रोजन के आगे कुछ नहीं है तो उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1।
जब नाइट्रोजन के आगे कुछ नहीं लिखा तो उसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1। तो वह नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, देखो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन इन मोलर रेशो, किसका रेशो, मोलर मोल्स का, मोलर रेशो ऑफ 1:3। जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 1:3 के मोल्स के रेशो में कंबाइन करेंगे देन मोलर रेशो ऑफ अमोनिया, जो प्रोडक्ट है उसको तुम बोलते हो अमोनिया, देन मोलर रेशो ऑफ अमोनिया इज 1:3:2। 1:3, 1 किसका रेशो है, नाइट्रोजन का, 3 किसका रेशो है, हाइड्रोजन का। तो रिएक्शन को बैलेंस करना है तुम्हें, रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो स्टोइचोमेट्रिक मोलर रेशो होता है, वेट का रेशो नहीं है, ये तुम्हें ध्यान रखना। दिस इज नॉट द रेशियो ऑफ वेट। 1:3:2, 1:3:2 is not the ratio of weight, ये रेशियो ऑफ वेट नहीं है। द कंबाइनिंग रेशियो विल बी रेशियो ऑफ मोल्स, रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स, रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल, बट इट इज नॉट द कंबाइनिंग रेशियो ऑफ वेट, बट इट इज नॉट द कंबाइनिंग रेशियो ऑफ वेट। ये वेट का रेशियो नहीं है, ये वेट का रेशियो नहीं है। तो जब तुम एक रिएक्शन को लिखते हो, व्हेन यू राइट अ रिएक्शन, अब देखो जब तुम एक रिएक्शन को लिखते हो तो जो तुमने यहाँ रेशियो लिखा हुआ है, जो तुमने यहाँ रिएक्टेंट प्रोडक्ट का रेशियो लिखा है, उसी के कंबाइनिंग उसमें तुम्हें सॉल्व करना है। अब देखो यहां पर मैं 2 0 लेवल प्रॉब्लम लेके आया हूं। मैंने यहां पे रिएक्शन लिखा, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन नीडेड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 24 ग्राम ऑफ कार्बन। देखो तुम्हें यहाँ पे रिएक्टेंट का वेट दिया है। इस क्वेश्चन को पहले मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूं, 2 ग्राम 2 मोल ऑफ कार्बन, और दूसरा क्वेश्चन में यहां पे कर दे रहा हूं सिंप्लीफाई करके 18 ग्राम ऑफ कार्बन। देखो मैंने यहां पर तुम्हारे लिए 2 बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन बनाए, इनको समझना है तो सारे क्वेश्चन अपने आप होंगे। देखो अब तुम्हें स्टोइचोमेट्री एक रिएक्शन से तो पता लग गया। तो सबसे पहले तुम देखो कार्बन का वेट कितना है, व्हाट इज एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन, 12। व्हाट इज एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन, ये एटॉमिक वेट है, मॉलिक्यूलर वेट नहीं है। यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन तुम्हें स्क्रीन पे दिख रही है, मैं हर क्लास में दिखाता हूँ, ये एटॉमिक वेट है। इनसे तुम मॉलिक्यूल के वेट को कैलकुलेट कर सकते हो, यू कैन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट। यहां से तुम मॉलिक्यूलर वेट को कैलकुलेट कर सकते हो। अब अगर मैंने तुमको यहाँ पे पूछा है हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 2 मोल ऑफ कार्बन, तो सबसे पहले मैंने यहाँ तुम्हें बोला रिएक्शन लिखो। तुम्हें रिएक्शन नहीं याद रखना, पर व्हाट इज द कंबशन रिएक्शन, बर्निंग ऑफ एनीथिंग इन एक्सेस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। अब जब भी कार्बन का कंबशन होगा उससे तुम्हें मिलेगा CO2। क्या मिलना है बेटा यहाँ पे, CO2। ये तुम्हारा बैलेंस रिएक्शन है, ये तुम्हारा बैलेंस रिएक्शन है। यू राइट दिस बैलेंस रिएक्शन इज सी सॉलिड। ये जरूरी नहीं है तुम लिखो, अगर तुम्हें लिखा हुआ दिया है, अभी जब 9th क्लास में होगा तो तुम्हें शायद रिएक्शन भी लिखे हुए मिल जाएंगे। तो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 2 मोल ऑफ कार्बन। अब तुम यहाँ पे रेशो देखो, मोलर रेशो। इस रिएक्शन से तुम्हें मोलर रेशो किस किस का पता लगा, कार्बन इज टू ऑक्सीजन इज टू CO2। अब कार्बन के आगे 1 है, ऑक्सीजन के आगे 1 है, CO2 के आगे 1 है। तो when carbon combine in the ratio of 1:1, then 1 mole of CO2, CO2 का कोएफिशिएंट भी 1 है, तब कितने मोल CO2 के बनेंगे, 1 मोल। ये चीज समझ में आ रही है तुमको, हेलो? यस। अब देखो तुमको यहाँ पे सबसे पहले देखो ये रिएक्शन बैलेंस करना है, कार्बन का कोएफिशिएंट, तो कार्बन के आगे 1 है, ऑक्सीजन के आगे 1 है, कुछ नहीं लिखा तो उसका मतलब उसका कोएफिशिएंट 1। तो व्हाट इज द कंबाइनिंग मोलर रेशियो when 1 mole of carbon combined with 1 mole of oxygen gas then 1 mole of CO2 is formed? किसी भी रिएक्शन में
जब रिएक्शन लिखते हो तो एटम का कंजर्वेशन होगा। किसका कंजर्वेशन होगा? एटम का, इसलिए तुम प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। अब अगर कार्बन के 2 मोल ले लो, अब तुमने 2 मोल लिए, क्यों लिए तुमने? क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन में कार्बन के 2 मोल दिए। अब तुम्हें इस क्वेश्चन में कार्बन के कितने मोल दिए हुए हैं? हाउ मेनी मोल ऑफ कार्बन बीइंग गिवन इन द गिवन क्वेश्चन? 2 मोल। तो अब देखो, रेशो हमेशा 1:1:1 ही रहेगा। तो अगर कार्बन के 2 मोल लगे जाएंगे तो ऑक्सीजन के भी 2 मोल कंज्यूम होंगे, और प्रोडेट के भी कितने मोल बनेंगे? 2 मोल। सो हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 विल बी फॉर्म? पर यहां पर तू बोला हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, क्या निकालना है तुमको? हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब तुम ये जानते हो 1 मोल ऑक्सीजन का वेट क्या होगा? व्हाट इज द वेट ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन? बताओ मुझे, 1 मोल ऑक्सीजन का वेट कितना होगा? बेटा जल्दी बताओ, 1 मोल ऑक्सीजन का वेट कितना? 16 नहीं, O2, O का 16 है यहाँ पे। 32 32, ये गलती बार बार होती। O का 16 है, तो O2 का वेट कितना हो जाएगा? 2 इंटू 32। तो 2 इंटू 32 कितना हुआ? 64 ग्राम। कितने ग्राम ऑक्सीजन लगेगी तुमको यहाँ पे? 64 ग्राम। अब मैं अगर यहाँ पर कुछ और भी तुमसे इंफॉर्मेशन चाहता हूं, ऑल्सो कैलकुलेट। अब देखो मैं यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूं, ऑल्सो कैलकुलेट द वेट ऑफ CO2 formed। अब मैं तुमसे बोल रहा हूं इस रिएक्शन में कितना वेट CO2 का बनेगा? What will be the weight of CO2 formed? अब अगर my question is how much weight, what will be the weight of CO2 formed in the reaction? अब यहां देखो CO2, 1 मोल CO2 का वेट कितना है? What is the molecular weight of CO2? बताओ मुझे जल्दी से, जल्दी 6 बताओ। CO2 इसको ऐसे निकालोगे, 12 प्लस 16 इंटू 2, 12 plus 32, that will be 44. What is the molecular weight of CO2? 44. So here you write it as 2 into 44, that will be 88 ग्राम। कितने ग्राम लग जाएंगे? 88 ग्राम ऑफ CO2 will be formed। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखो, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी जैसे आने हैं। आज की क्लास में 9-10 लेवल में स्टोचियोमेट्री में सिर्फ एक जैसे क्वेश्चन आने हैं। वैसे यहाँ पे 6 तरह के क्वेश्चन बनते हैं जब मैं 11th में पढ़ाता हूँ, पर अभी तुम्हें सिर्फ एक ही तरह के क्वेश्चन को सीखना है। तो जब तुम रिएक्शन देख रहे हो तो जिस मोल के रेशो में कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे वो हमेशा 1:1। ये तुमको इंफॉर्मेशन इस रिएक्शन से पता लगी। अब तुम कितने भी मोल लेके शुरू कर सकते हो, तुम कितने भी मोल लेके बना सकते हो। अच्छा, अब अगर मैं तुम्हें यहां पर एक क्वेश्चन दूं, how many mole of O2 is needed for complete combustion of 10 mole of कार्बन। अच्छा, अब मुझे बताओ, मैंने तुमको एक और क्वेश्चन दिया, यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन, यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन दिया, हाउ मेनी मोल ऑफ O2 इज नीडेड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन? कैसे निकालोगे इसे? 10 मोल ऑफ कार्बन कैसे निकालोगे? जल्दी बताओ मुझे। हाउ मेनी मोल ऑफ O2 इज नीडेड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 10 मोल? सबसे पहले तुम रिएक्शन लिखो, C plus O2 will give you CO। अब तुमको इस रिएक्शन को देख के, तुमको यहाँ पे रिएक्शन देख के क्या करना है? इज इट बैलेंस और नॉट चेक करो। एक कार्बन, एक कार्बन, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, तो ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। दिस बीइंग अ बैलेंस्ड रिएक्शन। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो हम स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। तो तुमने पहले रिएक्शन को बैलेंस किया। अब व्हाट इज द कंबाइनिंग रेशियो? कार्बन इज टू ऑक्सीजन इज टू CO2।
the combining ratio is 1:1:1। तो अगर कार्बन के 10 मोल, कितने मोल बोला है क्वेश्चन में? इन अ क्वेश्चन इट इज गिवन दैट 10 मोल ऑफ कार्बन। तुमको यहां से समझना होगा दिया क्या है और निकालना क्या है। तो ऑक्सीजन के भी कितने मोल लगेंगे? ऑक्सीजन के भी कितने मोल लगेंगे? 10 मोल। हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी नीडेड? 10 मोल्स। अच्छा, अब मुझे यह बताओ, हाउ मेनी मोल्स, हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर 18 ग्राम ऑफ कार्बन? रिएक्शन तुमको दे देना हो, रिएक्शन दिया होगा, चलो ये रिएक्शन मैंने दे दिया, CO2 will give you CO2। अच्छा, अब बताओ मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके, हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 18 ग्राम ऑफ कार्बन? कैसे करोगे? सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? हाँ ना में उत्तर दो। सर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। पूछो मुझे क्या कंफ्यूजन है, मैं बताता हूँ। हाँ पूछो। लाइक इसमें फिर एटॉमिक मास और कहाँ पे एटॉमिक, मतलब देखो अब मैं बताता हूँ, पहले जो तुमको समझ में आया ये तुमको गिवन है, दिस इज गिवन। अब जब तुम कैलकुलेशन करोगे, व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व, रीराइट द इक्वेशन, C plus O2 will give you CO2। अब चेक करो क्या ये रिएक्शन बैलेंस या नहीं? यस, इट इज अ बैलेंस रिएक्शन। हो सकता है कि क्वेश्चन में अनबैलेंस रिएक्शन भी दिया हो, तो तुम उसको पहले बैलेंस कर लो। अब तुम यहाँ रिएक्शन देखो, यहाँ पे तुमने सॉल्व करते हुए लिखा CO2 मोल का रेशियो, मोल रेशियो 1:1:1। यहां तक क्लियर है? यस अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 18 ग्राम ऑफ कार्बन। तो अब तुम्हें कार्बन के मोल्स निकालने होंगे, कन्वर्ट द वेट। अब देखो जब व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व, कन्वर्ट द वेट ऑफ कार्बन, कन्वर्ट द वेट ऑफ कार्बन इनटू मोल, convert the weight of carbon, weight of carbon into moles। अब देखो इससे तुमको शुरू में मोल पढ़ाया था, ये होगा W/M। अब कार्बन कितने ग्राम दिया? 18। एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन 12, दैट विल बी इक्वल टू 1.5 मोल। अब कार्बन के कितने मोल आ गए हैं इस 18 ग्राम? दिस 18 ग्राम इज इक्विवेलेंट टू 1.5 मोल ऑफ कार्बन। 18 gram of carbon is same as 1.5 mole of carbon। अब रेशियो क्या हो गया? रीराइट दिस रेशियो, CO2 जो दिया है 1:1:2। तो ये अगर 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा, ये 1, ये भी 1.5 है। रेशियो ऑफ मोल, रेशियो ऑफ कंबाइनिंग मोल 1:1:1। समझ में आया ये? वेदांश, यस वेदांश अग्रवाल, समझ में आया ये? यस सर। अब देखो व्हाट इज द कंबाइनिंग रेशियो ऑफ कार्बन इज टू ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2? 1:1:1। अब मैंने अपने एक्सपीरियंस से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हैं, तुमको इन्हें सॉल्व करना है। अब मुझे देख के बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे लिख रहा है तुम्हारी स्क्रीन पे रेड कलर से, फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें एक रिएक्शन दिया है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस्ड व्हेन 3 मोल ऑफ KClO3 डिकम्पोज? जल्दी देख के बताओ मुझे, बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस्ड व्हेन 3 मोल ऑफ KClO3 डिकम्पोजेस कंप्लीटली? बताओ मुझे। अब इनके कोएफिशिएंट देखो, तुमको जब सॉल्व करना है, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ KClO3? KClO3 का कोएफिशिएंट कितना है? 2। और ऑक्सीजन का कोएफिशिएंट कितना है? 3। बीच के इसको कंसीडर मत करो क्योंकि अभी सिर्फ तुमसे ऑक्सीजन पूछा है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज ऑब्टेन्ड व्हेन 3 मोल ऑफ KClO3 इज कंज्यूम्ड? अब व्हाट इज द रेशियो? इसके 2 मोल से इसके 2 मोल, किसके 2 मोल से 3 मोल ऑक्सीजन के बनते हैं?
किसके 2 मोल, ये मैंने नहीं लिखा, ये रिएक्शन ने दिया है, ये मैंने नहीं लिखा। देखो ऑक्सीजन का कोएफिशिएंट क्या है, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन 3 एंड व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ KClO3, KClO3 का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो 2 मोल, यहां से तुम देख रहे हो 2 मोल ऑफ KClO3 will give 3 मोल ऑफ O2, तो 1 मोल ऑफ KClO3 will give 3/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो 3 मोल, यूनिटी मेथड यूज कर रहा हूं, 3 मोल will give 3 into 3 upon 2 mole, that will be 9/2, that is 4.5 mole. Is that clear to you? यहां देखो, ये समझ में आया क्या? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. अब कॉपी और पेन उठाओ, ट्राई टू सॉल्व सेकंड क्वेश्चन, कॉपी पेन उठाओ, क्योंकि जब तक तुम खुद से नहीं करोगे तब तक तुम सीखोगे नहीं। अब सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, यहां पर सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, इधर पे मैं आंसर लिखूंगा, ये मेरा क्वेश्चन है, तुम कॉपी पेन उठाओ और सॉल्व करो। अगर तुमको ये आ जाता है मतलब तुम्हें सब आगे। यहाँ पे दिया हैबर्स प्रोसेस, इस रिएक्शन का नाम होता है हैबर्स प्रोसेस। ये जो रिएक्शन है इसे बोलते हैं हैबर्स प्रोसेस रिएक्शन, क्योंकि इसे हैबर्स ने अमोनिया बनाने के लिए यूज किया था। The Haber's process for the production of ammonia is represented by unbalanced. Now this reaction is not balanced. तो तुम सबसे पहले अब इस रिएक्शन को बैलेंस करो। फर्स्ट यू बैलेंस दिस रिएक्शन, पहले तुम इस रिएक्शन को बैलेंस करो। यहां पर लिखा है N2, इधर पे लिखा है H2, then it is given 2NH3। अब मुझे बताओ नाइट्रोजन का कोएफिशिएंट क्या होगा? व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन? 1, क्योंकि नाइट्रोजन तो 2 थे तो 2 ही बैलेंस है। नाउ व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन? अब हाइड्रोजन का कोएफिशिएंट तुम कर दो 3। अब देखो, नाउ दिस इज अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन, दिस बीइंग अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। यहां पर लिखा हुआ था कि अनबैलेंस है, एंड यू बैलेंस द रिएक्शन बाय मल्टीप्लाइंग, बाय पुटिंग कोएफिशिएंट 3 बिफोर हाइड्रोजन। अब मुझे बताओ, क्वेश्चन दिया हाउ मेनी द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ 9 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू अमोनिया वुड रिक्वायर हाउ मेनी मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड हाउ मेनी मोल ऑफ अमोनिया इज फॉर्म। एंड अब इसके बात करूंगा। अब मुझे बताओ कि भी पहला आंसर वो किसके बीच में पूछ रहा है, 9 मोल हाइड्रोजन के लिए कितने मोल लगेंगे। देखो यहां पर तुमने लिखा 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंड विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ये तो ठीक समझ में आ रहा है तुमको? Yes. Yes, sir. अब तुमको किसके मोल पूछ रहा है क्वेश्चन में? 9 मोल हाइड्रोजन। देखो जहां मैंने डबल टिक किया है, किसके मोल पूछ रहा है वो तुमसे? किस चीज के मोल वो पूछ रहा है? हाइड्रोजन। अब तुम सबसे पहले हाइड्रोजन पे यूनिटरी मेथड लगाओ। अगर हाइड्रोजन का 1 मोल आएगा तो इसके कितने मोल जाएंगे, बनेंगे 1/3। ये समझ में आया? Yes. क्यों 1:3 का रेशो है, तो या तुम बोल रहे हो 1:3, तो फिर हाइड्रो, देखो तुमने बोला नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशो 1:3 है, तो इसका मतलब वो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का रेशो क्या है? 3:1। तो जब हाइड्रोजन 1 होगा तो नाइट्रोजन क्या होगा? 1/3। यही मतलब हुआ इसका। तुमने इसको रीराइट लिखा और 1:3 का मतलब हुआ कि नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के कितने मोल से कंबाइन कर रहा है? 3 मोल से। तो 1 मोल हाइड्रोजन के लिए कितने मोल नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी? 1/3 मोल। अब पर क्वेश्चन में तो 1/3 मोल नहीं दिया, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है चेक करो। देखो अभी उन्होंने येलो कलर से जिसे हाईलाइट किया, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 9 मोल। तो इसके 9 मोल, देखो इसके 9 मोल के लिए इसके कितने मोल लगेंगे? 1/3 इंटू 9। यहां पर इसे कैंसिल किया, ये आ गया 3 मोल। क्या आ गया आंसर? 3 मोल। आंसर विल बी 3 मोल। क्या आंसर आया यहाँ पे? 3 मोल ऑफ N2। समझ में आया ये? मुझे बताओ ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. कोई है जिसको डाउट हो तो मैं यहीं पे फिर से एक बार एक्सप्लेन करूं? चलो अब यहां पर तुम्हें दिया है
हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर नीडेड टू रिएक्ट विथ क्लोरीन। तो सबसे पहले तुमको बैलेंस रिएक्शन लिखना है, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन विल गिव यू 2HCl एंड एटॉमिक वेट ऑफ, अब मैंने एटॉमिक वेट तुम्हें दिया है हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5। कैलकुलेट करो हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर नीडेड टू रिएक्ट विथ 14.2 ग्राम ऑफ फ्लोरीन गैस टू प्रोड्यूस HCl। 14 ग्राम गैस से कितना HCl बनेगा, कैसे करोगे अब इसे? सबसे पहले देखो रिएक्शन बैलेंस या नहीं, मुझे चेक करके बताओ क्या ये बैलेंस है। बैलेंस है। अब तुम्हें इसका आंसर निकालना है, यहाँ देखो तुम्हें इसका आंसर निकालना है, मैं तुम्हें निकाल के दिखाता हूं। अब व्हाट इज द कंबाइनिंग रेशियो, फिर से तुमने रिएक्शन लिखा हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन विल गिव यू 2HCl। इसका मतलब है जब 1 मोल हाइड्रोजन का 1 मोल क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो 2 मोल किसके बनते हैं, तुम्हारे HCl। यही इसका मतलब हुआ, इस रिएक्शन का मीनिंग यही हुआ। अब मोल ऑफ क्लोरीन, यहां पर एक अलग कैलकुलेशन करना, देखो ये तुम्हें आना चाहिए। नाउ ये कैलकुलेट, मैं चलो यहां पे लिख देता हूं कैलकुलेट। नाउ कैलकुलेट मोल ऑफ क्लोरीन। अब तुम इस क्लोरीन गैस के मोल्स को निकालो, ये होगा W/m 14.2। अब मुझे क्लोरीन का वेट बताओ, व्हाट इज द वेट ऑफ क्लोरीन? बेटा जल्दी बताओ, व्हाट इज द वेट ऑफ क्लोरीन? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्लोरीन कितना आएगा? 71। 35.5। ना, क्लोरीन ये तो Cl एटम का है, ये किसका है बेटा? तो Cl2 का वेट कितना हो जाएगा? 35.5 इंटू 2, दैट विल बी, जो कॉस्की ने बोला 70। ये कितने मोल आ गए? ये कितने मोल आ गए? 4.2/71। कितने मोल आ गए ये? 14.2/71। क्या तुम इसे सॉल्व करके बता सकते हो 14.2/71 कितना होगा? क्या तुम इसे सॉल्व करके बता सकते हो कि कितना होगा? बताओ जल्दी, कैलकुलेटर यूज करो। 14.2/71 कितना होता है? 0.2। कितना होता है? 0.2। 0.2 मोल। ठीक, अब यहां पे क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर नीडेड। तो अब अगर तुम देखो ये रिएक्शन सिर्फ तुम इतना लिख लो, अभी तुमसे HCl की तो बात ही नहीं कर रहा वो। अगर क्लोरीन के 0.2 मोल कंज्यूम होंगे, देखो सबसे पहले मैंने क्लोरीन लिखा है, तो जितने मोल क्लोरीन के लगेंगे रिएक्शन से पता लग रहा है उतने ही मोल किसके कंज्यूम होंगे? हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन के भी कितने मोल लग जाएंगे? मोल ऑफ हाइड्रोजन विल बी 0.2 मोल। मोल ऑफ हाइड्रोजन विल बी इक्वल टू 0.2 मोल। तो क्वेश्चन में यही तो पूछा था, हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर नीडेड। तो कितने मोल हाइड्रोजन गैस के लगेंगे? 0.2। अगर मैं बोलता व्हाट वेट ऑफ हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड, तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 2। तो तुम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो 0.4 ग्राम आ जाता। तो ये वेट कितना आ जाता? तब ये वेट कितना आ जाता? 0.4 ग्राम। तब ये वेट कितना आ जाता? 0.4 ग्राम। कितना वेट आ जाता? 0.4 ग्राम। अच्छा, अब फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करो। अच्छा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस नीडेड, हाउ मेनी मोल्स ऑफ grams of oxygen gas are needed to react completely with 16 ग्राम of hydrogen to produce water। तुमको यहाँ पे दिया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके H2O लिक्विड मतलब वाटर को बनाते हैं। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस रिएक्ट करके वाटर लिक्विड को बनाते हैं। अब चेक करो क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? चेक करो क्या ये रिएक्शन बैलेंस है POAC? नो। नहीं। किसके एटम बैलेंस नहीं है? हाइड्रोजन या ऑक्सीजन? ऑक्सीजन। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे O2 में 2 ऑक्सीजन एटम है जबकि H2O में एक ही ऑक्सीजन एटम है। तो इसे तुम बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई,
ये 2 से मल्टीप्लाई, अब देखो ऑक्सीजन भी बैलेंस होगा और हाइड्रोजन भी बैलेंस होगा, तो व्हाट इज द कंबाइनिंग रेशियो? अब देखो रेशियो ऑफ मोल हो गया 2 मोल हाइड्रोजन इज टू 1 मोल ऑक्सीजन विल गिव यू 2 मोल ऑफ वाटर। अब यहां पे दिया 16 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, देखो दूसरी स्टेप, क्वेश्चन में अमाउंट दिया, कन्वर्ट weight of hydrogen into mole। अब देखो ये आएगा W/N, हाइड्रोजन का वेट होता है 2, मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन का होता है 2 और ये आ गया 16, दैट विल बी इक्वल टू 8 मोल। अब तुम यहाँ रेशियो देख रहे हो, देखो व्हाट इज द कंबाइनिंग रेशियो ऑफ हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन, सिर्फ दो चीज, 2:1, क्या कंबाइनिंग रेशियो है? 2 मोल का कंबाइनिंग रेशियो है 2:1। व्हाट इज द कंबाइनिंग रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन? तो कंबाइनिंग रेशियो इज 2:1। 2:1 के रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, तो हाइड्रोजन के 1 मोल पर इसके कितने मोल लगेंगे? 1/2। ये क्लियर है? Yes, sir. तो 8 मोल पे, अब तुमको क्वेश्चन में दिया, हम अपने मन से नहीं लिख रहे, ये तुमको क्वेश्चन में दिया है, ये तुमसे क्वेश्चन की डिमांड है कि फिर 8 मोल पे, इसके 8 मोल पर इसके कितने मोल लगेंगे? 8 मोल विल कंबाइन विद 1/2 into 8, दैट विल बी इक्वल टू 4 मोल। कितने मोल ऑक्सीजन के लगने हैं? 4 मोल। अब ये तो पूछ रहा है ग्राम, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? ग्राम। तो कैलकुलेशन हमेशा तुमको मोल देगा, अब मोल को तुम ग्राम में बदलो, तो 32, 4 into 32, 4 into 32 कितना आएगा? कितना आएगा? 128 ग्राम। कितने ग्राम ऑक्सीजन के तुम्हें लगे? तो 4 मोल इज करेक्ट आंसर, 128 ग्राम इज करेक्ट। 4 मोल ऑफ O2 इज 128 gram of O2। 4 mole of O2 is 128 gram of O2। अच्छा, अब हाउ मेनी मोल ऑफ, अब मैं तुमको 5th क्वेश्चन पे लेके जा रहा हूं, 5th सॉल्व करो। हाउ मेनी मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड व्हेन 16 gram of calcium completely reacts with oxygen? So your requirement is first balance the reaction। What is your requirement? फर्स्ट बैलेंस द रिएक्शन, पहले तुमको रिएक्शन को बैलेंस करना है, पहले तुमको रिएक्शन को बैलेंस करना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, पर तुम्हें कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब तुम इसको सॉल्व करोगे। हाउ मेनी मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड व्हेन 16 ग्राम ऑफ कैल्शियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन? देखो कैल्शियम, मैं तुम्हें रिएक्शन लिख दे रहा हूं, बैलेंसिंग तुम करोगे, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू कैल्शियम ऑक्साइड, इसे तुम स्लैग लाइम बोलते हो। कैल्शियम ऑक्साइड को तुम केमिकली एक कॉमन नेम है स्लैग लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड। हाउ मेनी मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन 16 ग्राम ऑफ कैल्शियम कंप्लीटली रिएक्ट्स विद? अब क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? चेक करके बताओ मुझे। नहीं। No, sir. अब कौन सा एटम बैलेंस नहीं है? ऑक्सीजन। तो सबसे पहले तुम यहाँ पे 2 लिख दो, राइट हैंड साइड में 2। अब क्या ये बैलेंस है? नहीं। अब क्या बैलेंस नहीं है? कैल्शियम। तो यहाँ तुमने 2 लिखा। सो योर कैल्शियम इज बैलेंस, ऑक्सीजन इज बैलेंस, ईच एंड एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। अब रेशियो ऑफ मोल जो तुम्हें इस रिएक्शन से दिख रहा है, रेशियो ऑफ मोल 2:1:2। तुमको कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में तो पूछा ही नहीं है, अभी सिर्फ रिएक्टेंट पूछ रहा है। अब कन्वर्ट 16, अब तुम्हें यहाँ पे किसका वेट दिया हुआ? देखो 16 ग्राम ऑफ कैल्शियम, कन्वर्ट 16 ग्राम ऑफ कैल्शियम इनटू मोल्स। अब 16 ग्राम को मोल्स में बदलना है, तो यू राइट इट एज W/N। W आया 16। कैल्शियम का एटॉमिक वेट होता है 40, ये दिया होगा तुमको, या यहाँ पे मैंने लिख दिया एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम इज 40। तो ये सॉल्व करने पर बताओ कितना आएगा?
ये सॉल्व करने पे कितना आएगा, 16/40 कितना आएगा, मल्टीप्लाई कैलकुलेट करो, कैंसिल करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 8, ये बन जाएगा 20, ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 10, 0.4. 0.4। अब 16 ग्राम कैल्शियम इज इक्वल टू 0.4 मोल ऑफ कैल्शियम। अब देखो यहां पर फिर से इसी रिएक्शन को तुमको लिखना होगा, यू राइट हियर 2 कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन। तुमने यहाँ पे क्या लिखा, 2 कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन। अब देखो इसके 2 मोल से इसका 1 मोल बनता है, तो 1 मोल कैल्शियम से इसका कितना मोल बनेगा, आधा मोल, तो 0.4 मोल। अब 0.4 मोल हम अपने मन से नहीं लाइए, हमको निकाला है या पूछा गया है, 0.1/2 into 0.4, that will be 0.2 मोल। अब क्वेश्चन में देखो हाउ मेनी मोल्स ऑफ, अच्छा हमें तो ऑक्सीजन निकालना ही नहीं था, हमें ऑक्सीजन निकालने, हमें तो CO2 निकालना था। क्या निकालना था, कैल्शियम ऑक्सीजन। किसके मोल निकालने थे, कैल्शियम। तो हमने तो ये भी निकाल दिया कि ऑक्सीजन के कितने मोल लग रहे हैं। अब इसके कितने मोल बन रहे हैं, तो कैलकुलेट करो, 2 मोल। कितने मोल बन रहे हैं, यहां पर ये रेशियो 2 का होगा, तो इसके 0.4. इसका 1 मोल। ठीक, वेरी गुड। इसके कितने मोल बनेंगे, 0.4। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछता तो आंसर आ गया तुम्हारा 0.4 मोल। कितना आंसर आया तुम्हारा, 0.4। अगर मैं बोलता व्हाट वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड वुड बी फॉर्म, हाउ मेनी, व्हाट वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, तो मुझे यहाँ कुछ नहीं करना था। देखो जो मैंने पढ़ा है उसे 0.4, कैल्शियम ऑक्साइड का वेट होता है 56 ग्राम। अगर मैं मोल को मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे वेट इन ग्राम आ जाएगा। अगर मैं मोल को इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे वेट इन ग्राम निकल के आ जाएगा। देन आई विल गेट द वैल्यू ऑफ वेट इन ग्राम। अब तुम्हारा होमवर्क है 6 से लेकर, मैंने यहाँ पे सभी जगह रिएक्शन दिए हैं। अगर तुम ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस बनेगा। So what is your homework? So your homework is 6 to 29. क्या होमवर्क है बेटा तुम्हारे पास, 6 से 29। अब मैं एक और चीज तुमको पढ़ाता हूं, या तुम ध्यान से देखो, सोल्यूशन टर्म। अब देखो व्हाट इज सोल्यूशन, तो सोल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट। तुम 2 चीजों को मिलाओ या 2 से ज्यादा चीजों को मिलाओ, वो होमोजीनियस हो, मतलब वो एक फेज में आ जाए, तो उस चीज को तुम सोल्यूशन बोलोगे। जैसे कि तुम यहां पर देखते हो, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस वाटर विल गिव यू सोल्यूशन, जिसे तुम हिंदी में चूने का पानी बोलते हो या लाइम वाटर बोलते हो। दिस सोल्यूशन इज नेम्ड, हर सोल्यूशन का नाम होगा ये, इसे तुमने लाइम वाटर बोला। शुगर प्लस वाटर यू गेट शुगर सोल्यूशन। क्या कहलाएगा ये, शुगर सोल्यूशन। हिंदी में तुम इसे चाशनी बोलते हो। तुम देखो ना, गुलाब जामुन जब तुम खरीदते हो, रसगुल्ला तुम खरीदते हो, उसके साथ जो फ्लूइड आता है, जो लिक्विड आता है, वही तो शुगर का सोल्यूशन है, इसी तरह से तुम नमक को पानी में डालो, NaCl वाटर, इट गोइंग टू डिसॉल्व, यू विल गेट सॉल्ट सोल्यूशन। इसे तुम ब्राइन वाटर भी बोलती हो। अब इनके नाम है, अब हर सोल्यूशन के कुछ, ये है लाइम वाटर। व्हाट इज दिस थिंग कॉल्ड, यू नेम्ड इट एज लाइम वाटर। इसे तुम हिंदी में शुगर सिरप बोल सकते हो। देखो शुगर सिरप, या हिंदी यू कॉल्ड इट एज चाशनी। तुमने गुलाब जामुन के साथ देखी होगी। ये कहलाता है ब्राइन वाटर, ये केमिस्ट्री में कहलाता है
ब्राइन वाटर NaCl का सोल्यूशन, ब्राइन वाटर NaCl का सोल्यूशन। अब अगर तुमने यूरिया इन वाटर डाला तो ये यूरिया सोल्यूशन, यूरिया इन वाटर, यू नेम्ड इट एज यूरिया सोल्यूशन। तो क्या सर हमेशा सॉल्वेंट में वाटर होगा? तुमने अभी ये 4 एग्जांपल देखे, तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन है क्या सर सॉल्वेंट में आप हमेशा वाटर लोगे? नहीं, आयोडीन सॉलिड इन बेंजीन लिक्विड, this is iodine benzene solution, iodine benzene solution. अब iodine is insoluble in water but it is highly soluble in benzene, तो this is iodine benzene solution। ये चीज क्या है? ये चीज क्या है? iodine benzene solution, this is your iodine benzene solution। अब तुमको और भी चीजें बता दो, तो आयोडीन और बेंजीन का सोल्यूशन, तो क्या एक सॉलिड और लिक्विड ही हमेशा होगा? नहीं, तुम 2 लिक्विड को भी मिला के सोल्यूशन बना सकते हो। एक तुमने लिया H2SO4 लिक्विड प्लस H2O लिक्विड, ये हो गया तुम्हारा सल्फ्यूरिक एसिड वाटर सोल्यूशन, सल्फ्यूरिक एसिड वाटर सोल्यूशन। तो सोल्यूशन क्या है? इट्स अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट। अब तुम एक ही चीज में 2 चीजों को मिला सकते हो। देखो तुम ऐसा भी कर सकते हो, NaCl प्लस शुगर प्लस ग्लूकोज प्लस वाटर। ये तुम्हारा ORS का गोल तुमने सुना होगा। जब बच्चों को डिहाइड्रेशन हो जाता है किसी को, तो उसको अपन यही नमक और उसमें कुछ और भी इलेक्ट्रोलाइट, कुछ और भी सॉल्ट्स मिला देते हैं, दिस इज ORS। तो ये भी तो एक सोल्यूशन हुआ, 2 और मोर कंपोनेंट्स। अब एक NaCl, दूसरा शुगर, तीसरा ग्लूकोज, चौथा वाटर। अब जब तुम सोल्यूशन बनाओगे तो इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म आएगी। एक चीज होगी तुम्हारी सॉल्यूट और दूसरी इंफॉर्मेशन तुम्हारी होगी सॉल्वेंट। ये बन गया तुम्हारा सोल्यूशन। तो एयर इज अ सोल्यूशन, एयर इज अगेन सोल्यूशन, एयर इज अ मिक्सचर, तो एयर इज सोल्यूशन ऑफ वेरियस गैसेस। तो गैस गैस का भी तो सोल्यूशन हो सकता है, गैस इन गैस का भी सोल्यूशन होगा। पर देखो अगर सॉलिड और लिक्विड है, अगर एक सॉलिड है दूसरा लिक्विड है और अगर ये सोल्यूशन बनाता है, तो देन सॉलिड इज ऑलवेज, देन सॉलिड इज ऑलवेज, तब सॉलिड हमेशा, देन सॉलिड इज ऑलवेज अ सॉल्यूट। तब तुम सॉलिड को हमेशा क्या बोलोगे बेटा? सॉल्यूट। देन योर सॉलिड इज ऑलवेज अ सॉल्यूट and liquid is always solution, solid liquid solvent, liquid is always solvent, liquid क्या है तुम्हारा? solvent होगा, liquid is always solvent। अब तुम यहां ध्यान से देखो, तुम सॉल्यूट के लिए लिखोगे नंबर 1, सॉल्वेंट के लिए तुम लिखोगे नंबर 2। अभी 1 और 2 का मतलब बताता हूं। अब जब तुमने सोल्यूशन निकाला तो तुम इसकी कंसंट्रेशन को निकालना चाहती हो, तो कंसंट्रेशन बताएगी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। कोई भी हो सकता है, सॉलिड हो लिक्विड हो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सोल्यूशन या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्वेंट, दोनों बातें हो सकती है। और इट कैन गिव और इट कैन गिव, ये देखो ये तुम्हें क्या देगा? ईदर दिस और दिस कैन गिव यू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्वेंट। तुम दोनों तरह से कंसंट्रेशन को बता सकते हो सॉल्वेंट में, मतलब कितने सोल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, कितने सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट है, इस चीज को तुम बोलते हो कंसंट्रेशन।
इस चीज को तुम बोलते हो कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन कैन बी मेजर्ड, कंसंट्रेशन कैन बी मेजर्ड। अब जो तुम्हारी कंसंट्रेशन, इसको नापने के लिए जो यूनिट होंगे, परसेंटेज हो सकता है, दूसरा मोलारिटी हो सकता है, तीसरा फॉर्मेलिटी हो सकता है, चौथा मोलालिटी हो सकता है। ये नाम है, ये साइंटिस्टों ने पहले से दिए। फिफ्थ नॉर्मेलिटी हो सकता है, मोल फ्रैक्शन हो सकता है, पीपीएम हो सकता है, पीपीबी हो सकता है, और भी ऐसे बहुत सारे यूनिट, और कुछ जगह पे कुछ स्पेशल यूनिट भी है। तो कंसंट्रेशन को निकालने के लिए, सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को निकालने के लिए इतने। आज हम सिर्फ एक ही टर्म यहां से पढ़ने वाले हैं, वो है तुम्हारी मोलारिटी, वो है तुम्हारी मोलारिटी। एक ही चीज को मैं अब तुम्हें यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूं, वो चीज है तुम्हारी मोलारिटी। इट इज यूज टू मेजर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, मेजर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। किसी को आइडिया है मोलारिटी क्या होती है? डू हैव एनी आइडिया ऑफ टर्म मोलारिटी? हाँ बताओ मुझे, बोलो जल्दी। How much mole of that solution is of that solvent is present in the solution? नहीं, अब देखो बताओ, नंबर ऑफ मोल्स, इट इज मेजर, मोलारिटी इज नंबर ऑफ, is number of moles of solute present per liter volume of solution। एक लीटर सॉल्यूशन की वॉल्यूम में कितने मोल सॉल्यूट के हैं? फॉर एवरी 1 लीटर, जरूरी नहीं कि हमेशा हो, रेशियो बताएंगे। अब हो सकता है कि तुम 2 लीटर में डिसॉल्व करो, तुम 10 लीटर में डिसॉल्व करो, या 0.1 लीटर में, बट इट इज एवरी 1 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर, या एवरी 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। अच्छा, अब मैंने तुमको यहाँ पे क्या बोला, 1 इज यूज फॉर सॉल्यूट, तो यहां पर तुम सॉल्यूट के लिए लिखोगे N1। क्या लिखोगे सॉल्यूट के लिए? N1। और वॉल्यूम के लिए तुम लिखोगे V। How you measure the volume of solution? So you write the capital V. Molarity is number of moles of solute. Number of moles of solute upon volume of solution. Volume of solution. And that volume is in liter. ये ध्यान रखना, यहां डेफिनेशन दी गई है, ये डेफिनेशन दी गई है। मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कितने मोल्स होंगे, इस चीज को तुम बोलोगे मोलारिटी। तो तुम मोलारिटी को लिख सकते हो, तुम देखो मोलारिटी का सिंबल तुमने लिखा M। व्हाट इज कैपिटल M? स्टैंड्स फॉर सॉल्यूशन या कंसंट्रेशन। मोलारिटी, number of moles, you write N1, volume in liter। अब अगर तुमको वॉल्यूम को लीटर से ml में बदलना है, तुम ये जानते हो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। तो अब क्योंकि जनरली लीटर बहुत बड़ा अमाउंट है, तो छोटे अमाउंट में कन्वर्ट करने के लिए तुम वॉल्यूम को ml में लाओ। N1 वॉल्यूम इन ml, then you have to multiply it by 1000। अगर तुमको वॉल्यूम ml में चाहिए है तो तुमको इसे
इससे मल्टीप्लाई करना पड़ा 1000 और लीटर में है तो ये चीज. So what is the definition of molarity? Number of moles of solute present per liter volume of solution. Number of moles of solute present per liter volume of solution is named as a molarity. अब तुमको अगर कहीं पे मोलारिटी निकालने को आती है, देखो कोई क्वेश्चन आया, क्वेश्चन दिया यहाँ पे मैंने 2 मोल ऑफ यूरिया present in 500 ml of solution. Find its molarity. कैपिटल एम का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? मोलारिटी. अब देखो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है? m इज इक्वल टू n1 अपॉन v इंटू 1000. अब n1 कितना है? 2. ये लिखा है, देखो क्वेश्चन में ही दिया है 2 मोल. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितनी है? 500 इंटू 1000. तो ये कैंसिल करने पे 2 दैट विल बी 4. आंसर क्या है? 4. यू राइट इट एज 4 मोलार सोल्यूशन ऑफ यूरिया, या तुम इससे लिखोगे 4 कैपिटल एम सोल्यूशन. ये तरीका है जो साइंटिस्ट लोगों ने पहले से सजेस्ट किया है, 4m solution. This is a method for expressing the concentration of solution. ये मेथड आता है जिससे तुम concentration of solution को निकालते हो. अब अगर मैंने यहां पर तुमको लिखा क्वेश्चन 30 ग्राम of urea is present in 100 ml of solution. Find its molarity. अब देखो 30 ग्राम यूरिया, तुमने फॉर्मूला क्या लगाया? अब सॉल्व करने जाओगे तो फॉर्मूला क्या लगाओगे? n1 अपॉन v इन 2000. तुम जानते हो वी नो दैट n1 इज इक्वल टू w1 बाई m1. अब अगर यहाँ 1 है तो इसका मतलब सॉल्यूट का वेट और सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट. तो अब मोलारिटी का नया फॉर्मूला देखो. अब मोलारिटी का नया फॉर्मूला आया W1 अपॉन M1 इंटू 1000 अपॉन V. ये समझ में आया तुमको वेदांश? यस सर. कौशिकी, ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब देखो तुम्हें W1 कितना दिया है? व्हाट इज गिवन? W1 30. So you write here 30, 1000, V दिया है 100. अब तुम अभी 11th क्लास 9th क्लास में, तो तुम्हें यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट नहीं मालूम. देखो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया which is NH2, CONH2 is 60. What is the molecular weight of urea? 60. देखो अब जब तुमने इसे सॉल्व किया, ये आ गया 2, 2 0 से ये 2 0, ये आ गया 5 मोलार यूरिया सोल्यूशन. क्या आया? ये 5 मोलार यूरिया सोल्यूशन. ये आया 5 मोलार यूरिया सोल्यूशन. और अगर कोई भी सॉल्वेंट नहीं बताया तो तुम मानोगे वाटर. इफ सॉल्वेंट इज नॉट गिवन देन यू एज्यूम वाटर. अच्छा, अब मैं यहां पर एक क्वेश्चन और ला रहा हूं. फाइंड मोलारिटी ऑफ 6% यूरिया सोल्यूशन बाय वॉल्यूम. अब मैंने तुमको क्वेश्चन दिया फाइंड द मोलारिटी ऑफ यूरिया सोल्यूशन विच इज 6% बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. एक बार तुम इसे ट्राई करो, जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करो बेटा.
ट्राई करिए इसे। फिर मैं तो समझाऊंगा, पहले तुम एक बार कोशिश करो, जब तक तुम नहीं ट्राई करोगे तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मैं बताऊं, सबसे पहले तुम इसमें एक काम करो, ये 6% को तोड़ो। अच्छा मतलब व्हाट इज 6% यूरिया सोल्यूशन बाय वॉल्यूम से तुम समझते हो? what do you understand by the phrase? ये केमिस्ट्री का फ्रेज दिया, इससे तुम क्या समझते हो बताओ मुझे, जल्दी बताओ। कोई बताना चाहेगा? देखो इसका हाँ बताओ, बोलो। वॉल्यूम का 6% इज यूरिया नहीं सोल्यूशन। नहीं, 6 ग्राम ऑफ यूरिया इन 100 ml सोल्यूशन। परसेंटेज का मतलब होता है पर 100। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज हियर? पर 100। तो 6 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन पर 100 ml ऑफ सोल्यूशन। क्या मतलब हुआ इसका? 6 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन पर 100 ml ऑफ सोल्यूशन। अब ये क्वेश्चन में तुम ये फॉर्मूला लगाओ, मोलारिटी इज इक्वल टू W1 अपॉन M1 इंटू 1000 अपॉन V। ये रहा 6, ये रहा 100। देखो W1 हो गया 6, वॉल्यूम हो गई है 100। अब बाकी तो तुम फॉर्मूले से जान सकते हो, ये आ गया 1000, ये आ गया 60, ये आ गया 60, तो ये हो गया 1 मोलार। क्या आंसर आया इसका? व्हाट इज द आंसर? 1 मोलार। अब मुझे ये बताओ, अगर मैंने ये सोल्यूशन रीड कैसे होगा? 1 मोलार 100 ml सोल्यूशन। क्या आ गया ये? 1 मोलार 100 ml सोल्यूशन, 1 मोलार 100 ml सोल्यूशन। अब तुम इसको कैसे बोलोगे? 1 मोलार 100 ml सोल्यूशन। अच्छा अब हाउ मच amount of water, how much water is needed, is required to prepare 200 ml 200 ml, या ऐसा बोल नहीं, हाउ मच यूरिया इज प्रेजेंट। अब मैं इस क्वेश्चन को ऐसा कर रहा हूं, how much urea is present in 200 ml 0.1 molar solution। अच्छा इसे सॉल्व करके बताओ, how much urea is present in 200 ml, और बीच में ऐसा एक हाइफन भी लगा सकते हो या कॉमा भी लगा दिया। How much urea is present in 200 ml of 0.1 molar solution? कैसे निकालोगे बताओ मुझे? सेम फॉर्मूला और सेम फिर फॉर्म, ये रहा सेम फॉर्मूला, बस ये फॉर्मूला एक ही है। देखो अब आ गया M is W1 upon M1 into 1000 by V। अब यहां से M नहीं M मालूम है, M की वैल्यू कितनी दी है? 0.1। W1 नहीं मालूम, 60, 1000 अपॉन 200, 1000 अपॉन 200। अब क्या सॉल्व कर लो, सिंपल कैलकुलेशन, 0 0 0 12। W1 is
1.2 ग्राम। कितना आ गया? 1.2 ग्राम। निकाल सकते हो तुम, कैलकुलेट कर सकते हो। ये समझ में आया तुम्हें वेदांश? यस सर। अच्छा, एक और लास्ट क्वेश्चन आज का। अब लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल्स, मैं लिख दे रहा हूं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ यूरिया, हाउ मैनी मोल्स ऑफ यूरिया, हाउ मैनी moles of urea present in 500 ml 0.2 molar solution? बताओ मुझे कैसे निकालोगे? 0.2 equals W बिल्कुल। over अब देखो, अब फॉर्मूला क्या करना है? सेम फॉर्मूला, m n1 अपॉन v इंटू 1000, यही हो गया। अब यहां से m कितना दिया है? 0.2, n1 निकालना है, वॉल्यूम 500 मल्टीप्लाइड बाय 1000, क्योंकि वॉल्यूम तुम ml में ले रहे हो। ये आ गया 2, n1 is, now your n1 is 0.2 upon 2, 0.2 upon 2, तो 0.01 कितना आ जाएगा? हाउ मेनी मोल्स ऑफ यूरिया प्रेजेंट, मोल्स बोल रहा है वो, तो जब तुम सॉल्व करोगे तो मोल्स कैन बी कैलकुलेटेड। यहां से तुम्हारा n1 आ गया 0.2 upon 2। समझ में आया ये? मुझे तो समझ में आया बेटा ये? यस सर। बस। yes sir. अब तुम्हारा 9th 10th एनटीएससी स्टेज 1 स्टेज 2 का मोल कंसेप्ट कंप्लीट है। कोई भी क्वेश्चन आएगा, तुम देखो पुराने, अब मैं तुमको लास्ट ईयर के, प्रीवियस ईयर के एनटीएससी स्टेज 1 स्टेज 2 के क्वेश्चन तुम्हारे को होमवर्क में देने वाला हूं। जेई या नीट में जो छोटे छोटे क्वेश्चन अभी तक हमने पढ़ा वो आए, वो तुमको देने वाला हूं, तो तुम उनको एक बार ट्राई करो। देखो, जब तुम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, जब तुम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तभी तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर आएगा। अगर तुम क्वेश्चन नहीं करोगे, तुम्हें कभी भी कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि सर हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो एक बार इस क्लास को देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, हमने बहुत आगे तक, और ये क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क है, मैंडेटरी होमवर्क है। अगर तुम ये होमवर्क करोगे तभी तुमको समझ में आएगा। अब मैं तुम्हें मोलालिटी पे भी कुछ क्वेश्चन ऐड कर दूंगा। अभी जब असाइनमेंट दूंगा तो मोलालिटी पे भी कुछ क्वेश्चन दे दूंगा। मोलारिटी के कुछ क्वेश्चन है, मोलालिटी तो भी पढ़ना नहीं है। 11th क्लास में मोलारिटी को नहीं पढ़ना है, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती है। इसके आगे की चीज अभी 10th 9th 10th में, तो अपन इनको आगे पढ़ लेंगे। या मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूं तुम्हें, ये होमवर्क बढ़ा देता हूं, यहां से देखो। ये लो, ये तुम्हारा होमवर्क है। मैंने अब तुमको मोलारिटी पे कुछ बेसिक क्वेश्चन दे दिए हैं। तुम इनको एक बार कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें अपने आप चीजें समझ में आने लगेंगी। तो यहाँ पर अपना मोल कंसेप्ट खत्म हुआ। अब नेक्स्ट क्लास से एक नई चीज के साथ आगे बढ़ेंगे, नई चीजों को सीखेंगे। तुम्हें क्लास पूरी समझ में आई है? yes sir. Yes.
चलो, तो अब मैं इस क्लास को यहीं पे रोक रहा हूँ। ये होमवर्क असाइनमेंट तुमको ऐप में मिल जाएगा, वहां से तुम इसे डाउनलोड करके सॉल्व करना शुरू करना। कोई भी डाउट आता है तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे उसकी फोटो क्लिक करके आप डाल दीजिए, आई एम गोइंग टू सॉल्व। तुम्हारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ, उस पर मैं तुम्हें सॉल्व करके सोल्यूशन हो। तुम कभी भी आधी रात को भी तुम डाल सकते हो, तुम सुबह डाल सकते हो, जब तुम्हें डाउट है वहां फोटो क्लिक करो, उतना क्रॉप करो और वहां पे उसको ग्रुप में ऐड कर दो। तो मैं क्लास को यहीं पे रोक रहा हूँ। अच्छी तरह से पढ़ाई करना और फिर थोड़ी देर शाम को संडे घूम फिर के मस्ती भी करना।